स्वागत दोस्तों आपका आज के इस वीडियो पे। नरेंद्र मोदी, ये नाम सुनते ही आपके मन में किस तरह की छवि आती है? शायद तक एक हंसते हुए एंथुसियास्टिक चेहरे की, जो कि हमारे देश भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं हम इन्हीं के थ्रू अपने देश भारत के विकसित होने का फ्यूचर देखते हैं। पर ऐसा होपफुल फ्यूचर दिखाने वाले का पास्ट क्या है? दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर का पास्ट, उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। सर, विश्व में जो बढ़ता आपका वर्चस्व है, सर, उसके पीछे क्या राज है? उसका कारण आप लोग। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट वडनगर में हुआ था। उनकी माता हीराबेन मोदी और पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी थे। उन्हें आज कौन चाय वाला के नाम से नहीं जानता होगा। चाय वाला इसी से क्लियर होता है कि वो बहुत सिंपल आम भारतीय घर से थे। पर एक दिलचस्प बात है कि ये चाय वाला उपाधि उन्होंने अपने आप को देना शुरू नहीं की थी, बल्कि उल्टा वो तो सख्त खिलाफ थे और हैं भी इस तरह से सिंपैथी, दया लेने के। उन्हें ना कोई दिक्कत है, ना ही तो कोई शिकायत है अपने मुश्किल कम पैसे वाले पास्ट और स्ट्रगलिंग फेस से। जो ऐसा था वो वैसा था। वो कहते हैं कि जैसा भी था वो सब भगवान ने दिया, वो सब अच्छा था। शायद तक इसलिए इतने हम्बल बैकग्राउंड से होने के कारण वो अपने आप को इतने विविध डाइवर्स भारतीय जनता से रिलेट कर पाते हैं और इतने लोकप्रिय हैं। खैर, वापस आते हैं तो वो अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन में मौजूद उनके टी स्टॉल में उनकी हेल्प करते थे, चाय बांटते थे। उनकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 12th वहीं वडनगर से पूरी हुई थी 1967 में। इसके जस्ट एक साल बाद 1968 में परिवार के दबाव के कारण फोर्सफुली उनकी शादी जशोदाबेन से कर दी गई। पर उन्होंने शादी और घर दोनों ही कुछ महीने में छोड़ दिया। मोदी जी स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर्ड थे। वे सो कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट थे, पर उनका इंटरेस्ट हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में बहुत था। वे वहाँ लोकल लाइब्रेरी में जाके कई सारी रैंडम बुक्स पढ़ते थे। ये था उनका एकेडमिक बैकग्राउंड। 1968 में घर छोड़ के वे 2 साल तक भारत में घूमते रहे। ऐसे ही मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ साइड, स्पेसिफिकली हिमालय में। उनका इंटरेस्ट आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी में भी था। फिर 1971 में उनकी एंट्री हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एज अ प्रचारक। यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता था। वकील साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मोदी जी के पॉलिटिकल कैरियर में एज अ पॉलिटिकल मेंटर। वकील साहब उन बहुत कम लोगों में से एक थे जिनसे मोदी जी अपनी बातें, अपनी इनर फीलिंग्स खुल के शेयर करते थे। उन्हीं के कहने पे मोदी जी ने अपनी ग्रेजुएशन, जो कि घर छोड़ने के कारण छूट गई थी, BA पॉलिटिकल साइंस करके पूरी की। फिर 1985 में RSS के द्वारा वे बीजेपी में शामिल हुए और 1987 में वो बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बन गए। इसके 3 साल बाद उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल निभाया 1990 की रथ यात्रा पे, जो कि राम मंदिर के लिए थी, जहां वे लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी बने। इसी बीच वे अटल बिहारी वाजपेयी के भी काफ़ी नज़दीक आ गए थे। उन्होंने वाजपेयी जी से बहुत कुछ सीखा भी। फिर 1995 में भाजपा ने गुजरात असेंबली इलेक्शंस में जीत हासिल की, जिसका एक मेन कारण थे मोदी जी। और 2001 में वे भाजपा से नियुक्त हुए केशु भाई पटेल को रिप्लेस करके गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए। इसके बाद आता है मोदी जी के पॉलिटिकल जीवन का सबसे कंट्रोवर्शियल डार्क फेस, 2002 के गोधरा राइट्स। इसके बारे में विस्तार से हम किसी और वीडियो में जानेंगे, पर फिलहाल के लिए 2012 में SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने
मोदी जी को क्लीन चिट दे दी। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में मोदी जी को इस मामले में क्लीन चिट दे दी। फिर लगभग 12.5 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने रहने के बाद मोदी जी ने 2014 में वाराणसी से लोकसभा इलेक्शंस लड़े और 1984 के बाद पहली बार कोई पार्टी पूर्ण बहुमत पूरी मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई। वो पार्टी थी बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर के रूप में आज हमारे सामने हैं। ये 2024 है और 10 साल हो गए मोदी जी के गवर्नेंस को। इन 10 सालों में मोदी जी के गवर्नेंस के अंदर उनके टेन्योर, उनके कार्यकाल के अंदर बहुत ही यूनिक, कॉम्प्लेक्स और महत्वपूर्ण इवेंट्स और डिसीजंस हुए, जैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ट्रिपल तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सीएए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन का ऐतिहासिक इवेंट। की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। इनमें से कुछ डिसीजंस बहुत अच्छे साबित हुए हैं तो कुछ का साबित होना ही बाकी है। तो कुछ फैसले ऐसे भी जो थे तो बहुत अच्छे पर उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही वीक। ऑब्वियसली भारत एक बहुत बड़ा नेशन है और इतने बड़े डिसीजंस इम्प्लीमेंट करना फिर उनका रिजल्ट लेना कोई मजाक की बात थोड़ी है, टाइम तो लगता ही है। नेहरू जी के सोशलिस्ट आइडिया के कारण भारत में एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्टार्टअप में बहुत कम फोकस किया जा रहा था। मैं नेहरू जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वे बहुत महान थे, उनका योगदान हम सबके लिए भुलाया नहीं जा सकता, पर ये एक चीज़ सही नहीं थी। और मोदी जी के गवर्नेंस के अंडर न सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट हाई हुई है बल्कि उद्यम को सम्मान मिलना भी शुरू हुआ है। भारत में पिछले 1000 साल में हुए अमानवीय शोषण जो कि बाहर वालों ने किया और हमने कुछ हद तक करने भी दिया, उसके कारण भारत की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जो अब धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसे सम्मान मिलना किसी देश में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के जीवन को अगर हम पॉलिटिकल, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से हट के देखें, मैं नहीं बोल रहा कि ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी नहीं है। भारत के सिटीजन होने के नाते न केवल हमारा हक है बल्कि उससे भी ऊपर हमारी ड्यूटी भी है। पर थोड़ी देर के लिए अगर हम इन पॉलिटिकल डायमेंशंस को हटा के देखें तो कैसे ग्रेजुअली, धीरे धीरे वे कहाँ से भारत के सबसे बड़े पद तक पहुँच गए। पीएम बनना उनका सपना थोड़ा ना रहा होगा, ऐसे सपने बहुत कम लोगों के होते हैं। ये किसी सपने से ऊपर उनके लगातार और मेरे हिसाब से सेल्फलेस एफर्ट्स का एक रिजल्ट है। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बात करने का तरीका, उनकी कॉम्प्लिकेटेड स्थितियों को अच्छे से हैंडल करने की कैपेबिलिटी, ये सब बारीकियाँ उनके कैरेक्टर पे अचानक से पीएम बनते थोड़ी ना आई होगी। ये सब बारीकियाँ उनके बहुत ही पेशेंटफुल एक्सपीरियंस का एक रस है जिसका फ़ायदा आज हम सबको मिल रहा है। मैं बीजेपी का कोई सपोर्टर नहीं, ना ही तो कोई बीजेपी का पार्टी मेंबर हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे मोदी जी और प्रेजेंट गवर्नमेंट में कोई बुराई नहीं दिखती। क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थिंकिंग हर एक इंडिविजुअल के बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रिटिसिज्म किसी भी गवर्नमेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी में ज़बरदस्ती बुराई देखा जाए और उसकी सारी अच्छाइयों को इग्नोर कर दिया जाए। और फिर ये वीडियो स्पेसिफिकली मोदी जी की लाइफ, उनके लाइफ से जुड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर थी। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी हो। धन्यवाद मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद।